गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं अनुज राज। हमसे पिछले क्लास में कृषि के वाणिज्यीकरण के बारे में बात कर रहे थे और हमने पिछले क्लास में यह बात किया था कि भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण क्यों शुरू किया गया और इसके उद्देश्य क्या थे। भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण शुरू करने के उद्देश्य क्या थे और हमने टॉपिक के अंतिम में यह भी बात किया था कि अंग्रेजों ने अंतर्राष्ट्रीय संतुलन को अपने पक्ष में करने के लिए कृषि के वाणिज्यीकरण को भारत में लागू किया। हमने पिछले क्लास में एक लाइन को और जिक्र किए थे कि जिस समय भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण लाया गया उससे पहले भी भारत में नकदी फसलों की खेती की जाती थी, लेकिन वह नकदी फसलों की खेती स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार की जाती थी। इसका अर्थ ये होता है कि जितना जरूरत होता था उतनी ही खेती की जाती थी नकदी फसल की। लेकिन जब कृषि का वाणिज्यीकरण भारत में आ गया उसके बाद बड़े पैमाने पर नकदी फसलों की खेती की जाने लगी और यह मुख्यतः ब्रिटिश के आर्थिक हित से प्रचालित था। और आज हम कृषि के वाणिज्यीकरण का मूल्यांकन करेंगे और हम आज यह देखने का प्रयास करेंगे कि कृषि का वाणिज्यीकरण भारतीयों को कैसे आघात पहुंचाए, कैसे हानि पहुंचाए, हम यही बात करेंगे। और हम इसके अब पहले भाग को बात करते हैं कि कृषि के वाणिज्यीकरण आने से भारतीयों के लिए एक कैसे सकारात्मक था। कृषि का वाणिज्यीकरण आने से भारत में अलगाव की स्थिति समाप्त हुई। इसका अर्थ ये हुआ गांव एवं शहर में जुड़ाव हुआ, गांव एवं शहर में जुड़ाव हुआ और साथ ही साथ भारत के गांव यानी भारत के बाजार अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ गए। फिर से समझिएगा कि भारत में अलगाव की स्थिति समाप्त हुई और शहर और गांव एक दूसरे से जुड़ गए और भारत के बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ गए। क्योंकि कैसे जुड़ गए? क्योंकि भारत से कच्चे मालों का आयात, भारत से कच्चे मालों का निर्यात लंदन होने लगा यानी इंग्लैंड होने लगा। और इसका दूसरा पॉइंट यह था कि अब भारत में भी अब विशेषीकृत फसलों की खेती की जाने लगी, यानी अब गन्ने की खेती की जाने लगी, चाय की खेती की जाने लगी, कपास की खेती की जाने लगी और जिसका फायदा भारतीय कृषकों को यह हुआ कि अब उनकी भी अब आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, अब वे भी आर्थिक रूप से संपन्न हुए। यह सैद्धांतिक रूप से हमने अभी आपको जितने भी चीजों को सकारात्मक रूप में किसानों के हित में जो समझाया वे सिर्फ सैद्धांतिक रूप से थे, यानी किताबों के ऊपर थे। जब हम इसके नकारात्मक वे को देखेंगे, जब हम इसके निगेटिव वे को देखेंगे तो हमें यह नजर आएगा कि कृषि का वाणिज्यीकरण किस प्रकार किसानों का यानी कृषकों का शोषण किया। तो कृषि के वाणिज्यीकरण से किसानों का ज्यादा से ज्यादा शोषण हुआ क्योंकि वे नकदी फसलों की खेती करने के लिए वे दूसरों से उधार लिए, जिससे वे ऋणग्रस्तता के चक्र में फंस गए। अब कृषि के वाणिज्यीकरण का एक और दुष्प्रभाव यह हुआ कि अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व में वृद्धि करने लगे, जिससे किसानों को अपने भू राजस्व देने के लिए भी साहूकारों से जमींदारों से ऋण लेना होता था, जिससे वे साहूकारों
और जमींदारों के माध्यम से ज़्यादा शोषण हुए। इसका अगला पॉइंट ये इसके नकारात्मक वे में ही अगला पॉइंट ये था कि आप बोर्ड पे दे सकते हैं, कृषि के वाणिज्यीकरण में किसानों को नकदी फसलों की खेती के लिए बाध्य किया गया, जिससे खाद्यान्न फसल की खेती में कमी आई, और कमी आने के बाद परिणाम यह हुआ कि अकाल की बारंबारता हुई। और एक तो खाद्यान्न फसल में कमी आई ही, और जो खाद्यान्न फसल रहता था भी उसका निर्यात इंग्लैंड कर दिया जाता था, तो जिससे किसान एवं पशु मरने लगे। क्योंकि जो खाद्यान्न फसल की खेती जब की जाती थी तो खाद्यान्न फसल के माध्यम से किसान की भी अपनी जरूरतें पूरी हो जाती थी और पशुओं को भी अपना भोजन मिल जाता था। लेकिन जब नकदी फसलों की खेती ज़्यादा से ज़्यादा स्तर पे किया जाने लगा, एक व्यापक स्तर पे किया जाने लगा, तो इससे अकाल की बारंबारता आई, ज़्यादा से ज़्यादा अकाल बढ़ा, किसान ऋणग्रस्तता के चंगुल में फंस गए और ज़्यादा संख्या में कृषक एवं पशु मरने लगे। तो हमने भी जितने भी चीज़ों को देखा है उसी चीज़ों को हम बोर्ड पे चल के देखेंगे कि कृषि का वाणिज्यीकरण, पहले हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि कृषि का वाणिज्यीकरण किसानों के लिए कैसे सकारात्मक कदम था, कैसे पॉजिटिव वे में था। तो इसका पहला पॉइंट हम देखते हैं बोर्ड पे चल के। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलगाव की स्थिति समाप्त हुई। हम पहले बात किए थे कि कृषि के वाणिज्यीकरण से यह लाभ मिला कि अलगाव की स्थिति समाप्त हो गई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, अर्थात शहरी ग्रामीण संपर्क बढ़ा और भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ गई और भारतीय बाजार विश्व बाजार से जुड़ गया, क्योंकि यहां से कच्चे माल इंग्लैंड जाने लगे। इसके दूसरे पॉइंट को आप देख सकते हैं, भारत में विशेषीकृत फसल उत्पादन के क्षेत्र विकसित हुए। अब भारत में विशेष रूप के फसल की उत्पादन की जाने लगी, जैसे कपास, नील, चाय, गन्ने इत्यादि, तथा कृषि का पूंजीवादी रूपांतरण हुआ और इसका परिणाम यह निकला कि अब कृषि का पूंजीवादी रूपांतरण हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि अब इन नकदी फसलों के माध्यम से किसानों को ज्यादा से ज्यादा आय प्राप्त होने लगी, अर्थात कृषि के माध्यम से व्यक्तिगत पूंजी में वृद्धि हुई। और इसका परिणाम यह भी निकला कि कृषि के माध्यम से लोगों की अपनी पूंजी, जो व्यक्तिगत पूंजी होती थी, उनमें वृद्धि हुई, उनमें इंक्रीज हो गई। अभी हम कृषि के वाणिज्यीकरण का पॉजिटिव वे में बात कर रहे थे, हम इसके सकारात्मक पक्ष को बात कर रहे थे। अब हम इसके नकारात्मक पक्ष के बारे में बात करेंगे कि कृषि का वाणिज्यीकरण किसानों के लिए कैसे आघात साबित हुआ, कैसे उसे एक ऋणग्रस्तता के चक्र में बांध दिया। तो किसानों की गरीबी और ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई, किसानों की ऋणग्रस्तता और गरीबी में वृद्धि हुई, क्योंकि नकदी फसलों की खेती के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा, क्योंकि किसानों को नकदी फसलों की खेती के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा, किससे? साहूकारों से एवं जमींदारों से। तो दूसरी तरफ अत्यधिक भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा, और दूसरी तरफ जो अत्यधिक भू राजस्व की जो वृद्धि हो रही थी, उस कर्ज को भी चुकाने के लिए उन्हें साहूकारों और जमींदारों से कर्ज लेना पड़ा। पहला कर्ज तो उन्हें नकदी फसलों की खेती करने के लिए लेना लगा, नकदी फसलों की खेती करने के लिए लेना पड़ा, और दूसरा कर्ज उन्हें भू राजस्व में जो दिन प्रतिदिन जो बढ़ोतरी हो रही थी, उनको चुकाने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा। फलतः वे महाजनी शोषण के शिकार हुए।
फलतः इसका परिणाम यह निकला कि वह महाजनी शोषण के शिकार हुए। इसका अगला पॉइंट है, नकदी फसलों की खेती के लिए किसानों को बाध्य किया गया। किसानों को नकदी फसलों की खेती के लिए बाध्य किया गया, फलतः खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई। और इसका परिणाम यह निकला कि जो खाद्यान्न जो उत्पादन होता था, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, उनके उत्पादन में कमी आई। हम अभी कृषि के वाणिज्यकरण के नकारात्मक पक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, और हमने यह बात किया था कि अत्यधिक नकदी फसलों की खेती के कारण खाद्यान्न वाली फसल में जिससे भोजन की प्राप्ति होती थी उनमें कमी आई, क्योंकि अंग्रेज किसानों पे आरोपित करने लगे, और उन्हें जबरदस्ती करने लगे नकदी फसलों की खेती करने के लिए। और जो खाद्यान्न जो रह भी गया किसानों के पास, उसे इंग्लैंड निर्यात किया जाने लगा, जिसका परिणाम यह निकल के आया कि अकाल की बारंबारता आई। और जो पहले जो खाद्यान्न की फसल होती थी, और जो पहले खाद्यान्न फसल की जो उत्पादन होती थी, उस उत्पादन के माध्यम से किसान भी अपना भोजन कर लेते थे एवं पशु भी अपने भोजन को प्राप्ति कर लेते थे। लेकिन जैसी नकदी फसलों की खेती व्यापक स्तर पे होने लगी, यानी नील की खेती होने लगी, अफीम की खेती होने लगी, कपास की खेती होने लगी, तो इससे यह परिणाम निकल के आया कि खाद्यान्न वाले फसल में कमी आई, और किसान एवं पशु मरने लगे। अब हमें यह बात करना है कि कृषि के वाणिज्यीकरण जो पूरा टॉपिक है, उसका निष्कर्ष क्या होगा। तो अगर इस निष्कर्ष को अगर इस पूरे टॉपिक को ठीक से देखें, तो कृषि का वाणिज्यीकरण का वैसा लाभ किसानों को, फिर से देखते हैं इसका, हम पूरे कृषि के वाणिज्यीकरण के टॉपिक का हम निष्कर्ष आपको बता रहे हैं कि टॉपिक आपसे बताना क्या चाह रहा है कि कृषि के वाणिज्यीकरण के माध्यम से भारतीय किसानों को वैसा लाभ नहीं मिला जैसा लाभ इंग्लैंड के किसानों को मिला था। क्योंकि इंग्लैंड में भी कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, लेकिन वहां कृषि का वाणिज्यीकरण आरोपित नहीं किया गया था, और भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण भारत के किसानों पर आरोपित किया गया था। और जिस शक्ति ने कृषि का वाणिज्यीकरण भारतीय कृषकों पर आरोपित की थी, उन्हीं शक्ति को कृषि की वाणिज्यीकरण का लाभ मिला, और भारतीय किसान ऋणग्रस्तता के चक्र में फंस गए, और वे ऋणग्रस्तता, निर्धनता, और इसका परिणाम यह निकल के आया कि किसान ऋणग्रस्तता के चक्र में फंस गए, वे निर्धन हो गए, वे निर्धनता के शिकार हो गए, और दिन प्रतिदिन अकाल की बारंबारता होने लगी। इस पूरे टॉपिक का सार यही था कि कृषि के वाणिज्यीकरण निकल के क्या आया। क्योंकि सबसे पहले जो हम शुरू ही किए थे, कृषि का वाणिज्यीकरण भारत में शुरू क्यों किया गया? क्योंकि अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा राजस्व की जरूरत थी, और उन्हें नकदी फसलों की जरूरत थी, जिससे उनकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो उनकी जरूरतें थी उनको पूरा किया जा सके। और जो भारत के किसान जो नकदी फसलों की खेती भी करते थे, उन्हें सही शुल्क नहीं दिया जाता था। तो यह हमारा टॉपिक था। हमने भी जिस चीज को अभी बात की आपके सामने, उसी चीज को हम बोर्ड पे चल के देखेंगे। अब ये मूल्यांकन कर रहे थे नकारात्मक पक्ष में, तो दूसरी तरफ खाद्यान्न निकासी भी होती रही। एक तो खाद्यान्न वाले फसल उत्पादन नहीं हो रहे थे,
और जो खाद्यान्न वाले फसल निकासी हो रहे थे वे इंग्लैंड जा रहे थे। अतः भारत में अकाल की स्थिति पैदा हुई और इसका परिणाम निकल के यह आया कि भारत में अकाल की स्थिति पैदा हो गई। वस्तुतः खाद्यान्न फसल उत्पादन के माध्यम से किसानों और पशुओं के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध होता था। जो खाद्यान्न फसल जो उत्पादन होता था उसके माध्यम से किसानों और पशुओं के भोजन सामग्री उसके माध्यम से उपलब्ध होता था। किंतु जूट, अफीम, कपास, नील जैसी फसलों की खेती के कारण खाद्यान्न के अभाव से किसान और पशु मरने लगे। और जब नकदी फसलों की खेती व्यापक स्तर पे होने लगी तो किसान एवं पशु मरने लगे, क्योंकि उन्हें खाद्यान्न वाले फसल उन्हें नसीब में नहीं होता था, ही नहीं होता था। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला? इस तरह कृषि के वाणिज्यीकरण का लाभ भारतीय किसानों को वैसा नहीं मिला। ये पूरे टॉपिक का हम सार आपको बता रहे हैं। इस तरह भारतीय किसानों को कृषि का वाणिज्यीकरण का लाभ वैसा नहीं मिला जैसा कि इंग्लैंड में कृषि के वाणिज्यीकरण का लाभ वहां के किसानों को मिला था। चूंकि यह भारतीय किसानों पर एक आरोपित पद्धति थी, कर दी गई पद्धति थी। अतः इसका लाभ भी आरोपित करने वाली शक्ति अर्थात औपनिवेशिक शक्ति इंग्लैंड को मिला। और जिस शक्ति ने भारत पे यह पद्धति कृषि का वाणिज्यीकरण आरोपित किया था, उन्हें इसका लाभ, कृषि का वाणिज्यीकरण का लाभ सबसे ज्यादा उन्हें मिला। कुल मिलाकर कृषि का वाणिज्यीकरण औपनिवेशिक ढांचे के अंतर्गत लागू किया गया था। और कृषि का वाणिज्यीकरण एक औपनिवेशिक ढांचे में आरोपित किया गया था। औपनिवेशिक ढांचे का अर्थ हुआ कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ इंग्लैंड वासी को ही मिलना चाहिए और भारतीय किसानों को उन्हें उचित पैसा यानी उचित मुआवजा भी नहीं दिया जाता था उनके फसलों का, उनके नकदी फसलों का। अतः इससे भारतीय किसानों की ऋणग्रस्तता, निर्धनता एवं अकाल की बारंबारता बढ़ी और इसका परिणाम निकल के यह आया कि ऋणग्रस्तता बढ़ी, निर्धनता बढ़ी और अकाल की बारंबारता बढ़ी। तो आज हमारा कृषि की वाणिज्यीकरण का टॉपिक खत्म हुआ और जब हम कल आपके सामने आएंगे तो कल हम हस्तशिल्प उद्योग का पतन पढ़ेंगे। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आपको कृषि का वाणिज्यीकरण टॉपिक समझ जरूर आया होगा और हमने आपके सामने जितने भी बात किए ये आपके मुख्य परीक्षा और जो आपके प्रारंभिक परीक्षा दोनों से संबंधित है। हाँ, अगर आपके मन में सिविल सेवा से संबंधित कोई भी प्रश्न आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके हर क्वेश्चन का, आपके हर प्रश्न का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इसे शेयर कीजिए और आपके मन में कोई क्वेश्चन आते हैं तो पूछ भी सकते हैं। थैंक यू एंड गुड इवनिंग।